दोस्तों हर जगह अडानी जी को लेकर के काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है और काफ़ी चिंता का माहौल है। तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा एफपीओ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि अडानी जी इस एफपीओ को बचाने के लिए क्या करेंगे, अगर ये एफपीओ नहीं बचा तो क्या हो सकता है और उसका क्या इफेक्ट ओवरऑल अडानी ग्रुप पे पड़ सकता है और आप लोगों को पूरे के पूरे अडानी ग्रुप में क्या करना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज है 29 ऑफ जनवरी और ये जो एफपीओ आया हुआ है ये 27 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 31 ऑफ जनवरी तक इसमें आप बिड्स लगा पाओगे। 31 ऑफ जनवरी है इसका लास्ट डे। अगर आप इसका फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे तो जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। रिटेल में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हुआ है, एम्प्लॉइज में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हुआ है। नेट में जो आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1% का सब्सक्रिप्शन हुआ है। डे वन पे अडानी ईएनटी जैसे एफपीओ में अगर 1% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है आपको, यानी कि ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अडानी ईएनटी के एफपीओ को बहुत अच्छा हेल्दी सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स और अडानी ग्रुप के सेंटीमेंट्स जिस तरीके से बिगड़े, 20% के लोअर सर्किट लगे, वहां से ये माहौल एकदम खराब हो चुका है। और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूं, क्योंकि अभी भाई जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अडानी ईएनटी का, वो एफपीओ के इश्यू प्राइस से नीचे चल रहा है। तो यहां पे इस एफपीओ को अगर अडानी जी को बचाना हो तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? या तो भाई वो कहें कि हम इसके एफपीओ के जो इश्यू प्राइस है उसको और नीचे कर देते हैं और करंट मार्केट प्राइस से भी वो 10% का लेट से डिस्काउंट और दे देते हैं। तो यानी कि अडानी ग्रुप कहता है कि भाई अभी चलिए करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके भी 10% नीचे हमसे अडानी एफपीओ में शेयर्स खरीद लीजिए, एफपीओ में हमारे शेयर्स ले लीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो ऐसा करेंगे तो जो अडानी ईएनटी है वो उससे भी ज़्यादा और गिरने लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी कोई एफपीओ का प्राइस अनाउंस होता है, जो मार्केट होती है उस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश करती है और स्टॉक के प्राइस को कोशिश करती है एफपीओ के प्राइस के पास ले जाने के लिए। और ऐसा रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि भाई जो अडानी ईएनटी है वो कंसिडर कर सकती है कि या तो हम अपने इश्यू प्राइस को कट कर दें या फिर हम यहाँ पे जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है, सपोज करिए एक हफ्ते से डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती है तो वहां पे एक हफ्ता मिल जाएगा अडानी के शेयर्स को, अडानी ईएनटी के स्पेशली शेयर्स को, कि वहां पे वो रिकवरी कर सके। और अगर अडानी ईएनटी का शेयर एक हफ्ते के अंदर रिकवर कर जाता है तो ये एफपीओ फिर भी सब्सक्राइब हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके से एफपीओ प्राइस के नीचे ही अडानी ईएनटी का शेयर चलता रहेगा तो इस एफपीओ में कोई भी अप्लाई क्यों करेगा, कोई भी महंगे शेयर्स क्यों खरीदेगा, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों ये सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, ये सारी रिपोर्ट चल रही हैं। लेकिन दोस्तों चीजें तो तब इंटरेस्टिंग हो गई जब अडानी ग्रुप ने इस चीज को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ना तो भाई शेड्यूल में कोई चेंज है और ना ही हम इश्यू प्राइस में कोई भी चीज चेंज करने वाले हैं, और अगर ना ही शेड्यूल को बढ़ाया जाएगा, यानी कि अडानी ईएनटी के शेयर्स को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो रिकवर कर सकें, ना ही इश्यू प्राइस को नीचे ले जाया जाएगा, तो आप मुझे बताइए फिर ये जो एफपीओ है ये सक्सेसफुल कैसे होगा? कोई भी महंगे शेयर्स क्यों खरीदेगा जब वो मार्केट से सस्ते में खरीद सकते हैं तो। और अगर ये एफपीओ सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये लोग 20,000 करोड़ जो रेज कर रहे हैं उनको रेज नहीं कर पाएंगे, और अगर ये लोग उसको रेज नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? चलिए उसके बारे में अभी बात करता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं आप लोगों को हर चीज प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में आईआरसीटीसी का ओएफएस आया था। आईआरसीटीसी के ओएफएस में भी ये हुआ था कि ओएफएस के प्राइस से नीचे आईआरसीटीसी का स्टॉक का प्राइस चला गया था, जिसकी वजह से उसके ओएफएस में किसी ने अप्लाई नहीं किया था। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, आई होप, मैंने ये वीडियो डाली थी जब आईआरसीटीसी का ओएफएस आया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये ऑर्डर बुक भी दिखाई थी। अगर नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस ओएफएस में रिटेल इन्वेस्टर्स वाले शेयर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 4% का सब्सक्रिप्शन हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 4% का सब्सक्रिप्शन हुआ था। और ये 4% तो इसीलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि इसमें जो आईआरसीटीसी का जो प्राइस था वो ओएफएस के प्राइस से थोड़ा ही नीचे गया था। लेकिन अडानी ईएनटी के केस में तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो एफपीओ के प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लोग एक सस्ती चीज़ को महंगे प्राइस पे नहीं खरीदेंगे, और अगर इसी तरीके से चलता है अडानी ईएनटी का माहौल तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 4% का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्पेशली रिटेल कोटा में। क्योंकि देखिए दोस्तों जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है वहाँ पे तो कनेक्शंस होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स को या जो भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको बोल दें कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो भी सेटिंग होती होगी कंपनीज की। लेकिन रिटेल कोटा मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो माहौल अभी चल रहा है, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है एफपीओ के प्राइस में या एफपीओ के शेड्यूल में, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहां से नीचे ही चलता चला जाता है अडानी ईएनटी का, देन आई डोंट थिंक कि यहां पे 4% का भी सब्सक्रिप्शन होने वाला है, स्पेशली रिटेल कोटा में। अब अगर दोस्तों ऐसा होता है कि भाई रिटेल कोटा जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब चला जाता है, तो आप देखिए रिटेल को कितना पार्टिसिपेट करना है, 35% ऑफ टोटल ऑफर जो है वो रिटेल के लिए है।
35% रिटेल के लिए है, 15% HNI के लिए है और इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे वो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, अडानी ग्रुप यहां पे कैसे भी अपनी सेटिंग बढ़ा के मैनेज कर लेते हैं, और यहां पे मैनेज अगर नहीं कर पाते हैं और शेयर जो है वो रिकवर नहीं कर पाता है तो ये 35% जो फंड रेजिंग है ये तो फेल हो जाएगी। और अगर ये 35% जो फंड रेजिंग है ये फेल हो जाती है दोस्तों, तो ये जो कंपनी के टारगेट्स हैं, ये जो कंपनी ने ऑलरेडी प्लान बना रखा है अज्यूम करते हुए कि हमें 20,000 करोड़ तो मिलने वाले हैं पब्लिक से, तो ये सारी चीजें फिर कैसे होंगी दोस्तों। आप देखिए यहां पे केपेक्स का प्लान कर रखा है कंपनी ने, और यहां पे कुछ रीपेमेंट है, कुछ बोरोइंग्स की रीपेमेंट करनी है कुछ कंपनीज के लिए, वो सारी चीजें फेल हो जाएंगी। तो फिर यहां पे कंपनी को अपने दूसरे फंड रेजिंग प्लान्स को लाना पड़ेगा और दूसरी तरीके से फंड्स को रेज करना पड़ेगा। कुल मिला के कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाली है अगर ये फंड्स रेज नहीं होते हैं तो। और ये फंड्स 20,000 करोड़ तभी रेज होंगे जब ये एफपीओ सक्सेसफुल होगा। ये एफपीओ तभी सक्सेसफुल होगा जब शेयर का जो प्राइस है वो एफपीओ के प्राइस से ऊपर हो। और इस एफपीओ को सक्सेसफुल होने के लिए दो ही चीजें हैं दोस्तों, या तो एफपीओ के प्राइस को नीचे कर दिया जाए, लेकिन जिसको कंपनी ने क्लियरली डिनाई कर दिया है कि भाई हम एफपीओ के प्राइस को मॉडिफाई नहीं करने वाले हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि अडानी ईएनटी के शेयर प्राइस को ऊपर लाया जाए। तो अब देखने लायक बात यह होगी कि कंपनी ये राउट फॉलो करती है कि हम एफपीओ के प्राइस को नीचे ले जाएं, या फिर ये राउट फॉलो करती है, जिस भी तरीके से करें वो इस चीज को करने में हो सकता है माहिर हो, ये मुझे नहीं पता किस तरीके से करेंगे, लेकिन या तो उनको एफपीओ के प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा या फिर अडानी ईएनटी के शेयर के प्राइस को ऊपर लाना पड़ेगा। तो देखने लायक बात होगी कि इसमें से कंपनी कौन सा रूट अपनाती है। लेकिन अगर दोनों ही रूट नहीं अपनाए तो ये एफपीओ फेल हो सकता है, जिसकी वजह से जो कंपनी के प्लान्स थे, ये मैंने आप लोगों को बताया कि एफपीओ के फंड्स रेज होने के बाद क्या प्लान्स थे कंपनी के, फिर इन पे दिक्कतें आ सकती हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कंपनी क्या करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोस्तों क्लियरली तो किसी को नहीं पता है कि अडानी ग्रुप क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। रही बात कि आपको अडानी ग्रुप में ओवरऑल करना क्या चाहिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहां पे बाय कर लेता हूं दोस्तों, जब अडानी स्टॉक्स ऊपर चल रहे होते हैं तभी ये, मैं आप लोगों को 3 साल से बोल रहा हूं कि ये हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न्स वाले स्टॉक्स हैं, तो तभी ये हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न्स वाले स्टॉक्स हैं। अभी तो इतने ज्यादा गिरे हुए हैं, अभी इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अभी यहां पे कोई लीगल बैटल स्टार्ट हो सकता है, और लीगल बैटल स्टार्ट अगर हो गया तो वो सालों साल चलेगा और वहां पे अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आपके फ्यूचर रिटेल के साथ हुआ था और उसकी धज्जियां उड़ गई थी। तो यहां पे तो ये हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न्स की जगह वेरी वेरी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स बन जाता है, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और अगर आपके पास अडानी स्टॉक्स ऑलरेडी हैं तो यहां पे बेच करके अब निकलने का कोई मुझे पॉइंट नहीं लगता है। अब तो आपको जस्ट वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। बाकी दोस्तों ये सारी चीजें मैं आप लोगों को 2020 के टाइम से बोल रहा हूं, जब अडानी ग्रीन 500 रुपए पे चला करता था और आज 2000 के आसपास होगा। और इसी तरीके से अडानी ईएनटी, अडानी गैस हो, ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत नीचे चला करते थे। अगर आप मुझे 2020 से फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको याद है या नहीं। मैं आप लोगों को हमेशा ये बताने की कोशिश करता था कि ये जो ग्रुप है थोड़ा सा रिस्की है। नो डाउट आप लोगों को इसमें रिटर्न्स मिले होंगे, कुछ लोगों ने कमाया भी होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके के रिटर्न्स कमा रहे हैं तो आप लोगों को इस तरीके के रिस्क के लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ता है। यही तो वो रिस्क है जिस बात का सब लोगों को डर लगता था। तो ये रिस्क आप लोगों को कभी ना कभी तो झेलना ही पड़ेगा अगर आपने अडानी स्टॉक्स से इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं तो।